हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। गांव और शहर के बीच काफ़ी भिन्नताएं हैं। गांव की आबादी जो है कम होती है और नगर की ज़्यादा। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। शहर में व्यापार और उत्पादन। गाँव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है और शहर में प्रदूषित। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में शहर अधिक उन्नत अवस्था में होती है। गांव से शहरों का विकास एक बृहद प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों पर फैली है। समाजशास्त्रियों के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक है और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है और आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। ऐसे वे क्षेत्र थे जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पत्तन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे तथा ये धार्मिक नगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ भी करते थे। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। कई प्रतिरोध के पश्चात भी ये व्यवस्था लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी रही और इस व्यवस्था ने नई एवं बाह्य शक्तियों को जो इस परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रखा, रोका और अपने में समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित थी जो अपनी परंपरा एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी तो थी किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी जो अधिक लौकिक थी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। इसी पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। कालांतर में ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें भव्य परकोटों का निर्माण हुआ और ये शहर तथा इनके व्यस्त उद्यमी नागरिक भविष्य के दृष्टिगोचर एवं अग्रदूत थे। ये शहर जो थे वो राजमार्गों से जोड़े गए थे तथा इनके बीच सड़क एवं जलमार्गों द्वारा व्यापार होने लगा। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। तो कितना वर्ष पुराना है? आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। तो 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाएं क्या क्या थी? पहला था औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा था लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। तो क्या क्या था ये सब? कि पहला था औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा था विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा था लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। तो इसी तरह क्या हुआ कि ग्रामीण सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। एक स्थायी सामाजिक जीवन की शुरुआत गांव से हुई और इस संक्रमण की प्रक्रिया में जहां खाना बदोशी जीवन की पद्धति थी जिसकी विशेषता शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी, उसके स्थान पर अब स्थानीय कृषि को प्रारंभ किया गया था। भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को जन्म दिया जो उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। अतः स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई। अत्यधिक उच्चाश्रम विभाजन ने व्यावसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया और इन परिवर्तनों के आधार पर ग्रामीण जीवन के उद्भव को एक आधार मिला जहाँ लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 मुख्य आधार थे। क्या क्या थे? क्या था कि पहला तो था जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात अतः शहरों और नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता था अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या में दृष्टि से वे छोटे होते थे और शहरों तथा नगरों से गांवों के उनके आर्थिक प्रारूप में कृषि जन क्रियाकलापों के एक बड़े भाग के आधार पर किया जाता था। और दूसरा क्या था कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। ऐसे बढ़कर नगरों की ओर बढ़ना एक गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ जो प्रतियोगी था एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था और इसी सामाजिक
आर्थिक परिवर्तन के आधार पर प्रव्रजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों की ओर नए अवसर की तलाश में बढ़े। तो प्रव्रजन का अर्थ होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जब शहर का जो है आर्थिक विकास होने लगा, तो क्या हुआ कि भारी मात्रा में क्या था, कृषक वर्ग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों की ओर नए अवसर की तलाश में बढ़े और प्रारंभ में शहरों के बसने में इनका अभिन्न योगदान रहा। परंतु शहरी व्यवस्था के अंतर्गत यह तब भी उपेक्षित वर्ग रहे जिसने सामाजिक भेदभाव की भावना को बनाए रखा और इस दिशा में बढ़ते हुए आधुनिक शहरों का विकास हुआ जिसमें शहरी जीवन की ओर रुझान बढ़ा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमशः नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में बसने लगा और शहरों के आकार जटिलता में अंतर उत्पन्न हुआ। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्रायः शहर बन गया जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी जो है बसने लगे। तो क्या हुआ कि राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र भी क्या हो गया, मुख्यतः शहर बन गया था जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगे थे। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक भी अधिकतर पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहरी थे। शहरों के विकास क्रम की ओर दृष्टि डाली जाए तब उनके विकास की प्रक्रिया को कस्बों के रूप में प्रारंभ होते हुए देखा जा सकता है। जहाँ कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासन तथा शासक रहते थे, कस्बों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव था जिसे ये करों और अधिशेष की प्राप्ति के आधार पर स्वयं को मजबूत करते थे। अधिकांशतः कस्बों और शहरों की किलाबंदी की जाती थी जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को चिन्ह करती थी। यानी कि जो कस्बे और शहर थे उसको चारों तरफ दीवारों से घेर दिया जाता था, उसी को ही किलाबंदी कहा जाता था। और इससे क्या होता था, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता है इसी से चिन्हित किया जा सकता था। तो कस्बा क्या है, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कस्बा जो है ग्रामीण अंचल के एक छोटे नगर को माना जाता है जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता था। और गंज जो होता था एक छोटा स्थायी बाजार को कहा जाता था। तो कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी, दूध उत्पादों से संबंध थे और विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री जो है ये उपलब्ध कराते रहते थे। आगे क्या था कि 18वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर का पतनोन्मुख हुआ और नए नगरों का विकास होने लगा। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक प्रकार के महानगर होने लगे जहां एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जाता था और उनकी आबादी जो है बहुत बड़ी होती थी। तो 18वीं सदी में क्या हुआ कि राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन होने लगा, तो उससे पुराने जो नगर थे वो पतनोन्मुख हुए, यानी कि पतन हो गए और नए नए नगरों का विकास होने लगा और शहर की घनी आबादी वाले जो थे वो आधुनिक प्रकार के महानगर बसने लगे और एक पूरे क्षेत्र का राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जाता था और उनकी जो आबादी थी बहुत बड़ी थी। अब इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में जो क्या हुआ था कि औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। फिर भी 1850 ईस्वी तक अधिकांश पश्चिम शहर लगभग ग्रामीण किस्म के शहरी थे। तो लीड्स एक जगह का नाम कि लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किए गए थे। कपड़ा मिलों के कारण जो था प्रवासी मजदूरों शहरों की ओर भारी संख्या में आकर्षित हुए। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैनचेस्टर क्या था, कपड़े के लिए फेमस था, मतलब वहाँ पे कपड़े का उत्पादन किया जाता था। 1851 में क्या हुआ था कि मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों से आए प्रवासी मजदूर थे। तो 1851 की बात हो रही है कि 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से अधिक लोग जो इंग्लैंड के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से आए हुए प्रवासी मजदूर थे। 1750 ईस्वी में इंग्लैंड और वेल्स के हर 9 में से एक आदमी जो है लंदन में रहता था। तो इंग्लैंड जो है एक छोटे से मतलब एक जगह का नाम था और वेल्स ये सब क्या थे, गांव थे और लंदन क्या था, एक शहर था। तो क्या बोल रहा है कि 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स में हर 9 में से एक आदमी जो है लंदन में रहता था और लंदन जो था एक महाकाय शहर था जिसकी आबादी 6,75,000 थी। 19वीं शताब्दी में भी लंदन के विस्तार की प्रक्रिया जारी रही और 1810 से 80 तक उसकी आबादी की संख्या लगभग 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी 4 गुना हो चुकी थी। तो 1750 में जिसकी आबादी 6,75,000 थी, वहीं 1810 से 80 तक उसकी आबादी कितनी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी कि 4 गुना हो चुकी थी। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी ये प्रवासियों को बड़ी संख्या में आकर्षित करने में सफल रहे। क्यों? तो पहला तो कारण था कि लंदन के 5 प्रमुख उद्योगों में लंदन की गोदी के अलावा क्या क्या था। गोदी मतलब यहाँ पे कि डॉकयार्ड मतलब पत्तन, बंदरगाह, उसको गोदी कहा जाता है। कि लंदन की गोदी के अलावा वहाँ पे क्या क्या कारण था कि पहला था छपाई और स्टेशनरी उद्योग, दूसरा था परिधान और जूता उद्योग, तीसरा था धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, चौथा लकड़ी और फर्नीचर उद्योग और पाँचवा था चिकित्सा उपकरण और घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों और कीमती धातुओं की चीज़ें बनाने वाले उद्योग। सब कहाँ थे? लंदन में ही थे।
20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिससे कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सीमित हो गई। तो जितने शहर में 3/4 नौकरियां क्या थी, मोटर कार और बिजली के उपकरणों के कारखाने में सीमित हो गई। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि दिखाते हैं कि ये लंदन के फैलाव के 4 अलग अलग फेजेस को दिखा रहा है। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं कि 1784 1784 में ये क्या है, टेम्स रिवर है या थेम्स रिवर है ना, और उसके बगल में इतना छोटू सा लंदन का विस्तार था। फिर 1862 में इतना बड़ा, और 1940 में ये पूरे क्षेत्र में फैल गया था, और 1980 तक में ये पूरी तरीके से भर गया। तो ये किस तरह से ये हर शताब्दी में चेंज हो रहा है उसको दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि महानगर के बारे में, कि महानगर किसी प्रांत या देश की विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होती है। 19वीं शताब्दी में लंदन जो है क्लर्कों और दुकानदारों, छोटे पेशेवरों, निपुण कारीगरों, कुशल व शारीरिक श्रम करने वालों की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था। तो क्या था कि लंदन जो था क्या था 19वीं शताब्दी तक में क्लर्क और दुकानदारों, छोटे पेशेवर, निपुण कारीगर, कुशल और शारीरिक श्रम करने वाले, बढ़ती आबादी, सिपाही, नौकरों, दिहाड़ी मजदूर, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था। शहरों की ओर बढ़ते रुझान ने लंदन जैसे पुराने शहर के स्वरूप को भी बदल दिया। क्योंकि यह शहर प्रवासियों का शहर बनता जा रहा था, इसीलिए क्या हुआ कि इस घनी आबादी वाले शहर में इन नवागतों के लिए सस्ते और सामान्यतः असुरक्षित आवास बनने लगे। क्योंकि कारखाने के मालिक प्रवासी कामगारों को रहने के लिए जगह मुहैया नहीं कराते थे, प्रव्रजन का यह एक मुख्य परिणाम पाया गया। तो क्या हुआ कि जब लोग शहर आने लगे तो जो कारखाने के मालिक थे वो अपने मजदूरों को रहने की जगह मुहैया नहीं कराते थे, तो शहर में ही उनके लिए असुरक्षित आवास बनने लगे। मतलब लोग जाके बस रह सकते थे इस तरह से, लेकिन वो सुरक्षित नहीं थे, है ना। और प्रव्रजन जो था मतलब माइग्रेशन का ये एक प्रमुख परिणाम पाया गया। अब आगे पढ़ते हैं टेनेमेंट्स। टेनेमेंट्स क्या होता था कि टेनेमेंट्स काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाली एक अपार्टमेंट मकान होता था, और ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाके में अधिक पाए जाते थे। तो जो बड़े शहर के गरीब इलाके में क्या होते थे, एक घर बनाया जाता था जो कि किस तरह से था, अपार्टमेंट मकान की तरह होता था, और इसमें ये बस काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले होते थे। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि एक स्ट्रेंजर्स होम या अजनबियों का घर है, जो कि द इलस्ट्रेटेड न्यूज़ में 1870 में छपा था, कि किस तरह से एक कमरा है और उसमें सब लोग जैसे वेटिंग रूम में रहता है उस तरह से रुके हुए हैं। आगे पढ़ते हैं कि बहुत सारे शहरों में खैराती संस्थाओं और स्थानीय शासन की ओर से जाड़ों में रैन बसेरे और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती थी। गरीब व्यक्ति भोजन, गर्माहट और आसरा की आशा में इन स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। लंदन अगर एक और मनीषी और धनी से लोगों का शहर था, तो दूसरा सत्य यह भी था कि ये अक्सर केवल कुछ व्यक्ति को ही प्राप्त था जो सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग थे, जो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते थे। चूंकि अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाध्यताओं में सीमित थे तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, अतः शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म दे रहा था। अगर एक ओर संपन्नता थी तो दूसरी ओर गरीबी, एक तरफ बाह्य चमक दमक थी तो दूसरी ओर धूल और अंधकार, एक और अवसर थे तो दूसरी ओर निराशा थी। और जैसे जैसे लंदन विकसित हुआ वैसे ही कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों में भी वृद्धि हुई, जो अपराधों में वृद्धि हुई, जिससे सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। डेविड थॉमसन के अनुसार इन औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव लाया, और 1870 ईस्वी के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ कि अपराधों की संख्याओं में वृद्धि हुई, और जिससे सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। तो डेविड थॉमसन नामक एक व्यक्ति के अनुसार क्या हुआ कि औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव था। और 1870 ईस्वी में क्या हुआ कि एक स्टडी किया गया तो पाया गया कि लंदन में कम से कम 20,000 से अधिक अपराधी रहते थे। हेनरी मेहू के अनुसार एक ऐसी सूची बनी जहां लोग अपराधों से ही आजीविका चलाते थे। इसके अलावा 1861 की जनगणना ने घरेलू नौकरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी प्रदान की, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। तो 1861 में जो जनसंख्या हुई वहाँ लंदन में, तो वहाँ पे क्या पाया गया कि जो घरेलू नौकर थे उसकी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, और जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। बाल मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि हुई, और 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लाया गया, और 1902 से लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक काम से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी। तो 1870 में पहली बार क्या हुआ कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लाया गया था लंदन में, और 1902 से क्या हुआ जो फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया उसमें बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था की गई थी।
शहरों में अगर एक ओर रोजगार था तो दूसरी ओर उसके सीमित रूप से जहां अल्प कुशल मजदूरों के एक निर्धन वर्ग के रूप में उभरते हुए पाया गया जो झोपड़पट्टियों में गुजारा कर रहे थे। शहर के गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाने लगे। एक कमरे वाले मकानों को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया क्योंकि इनमें हवा की निकासी का इंतजाम नहीं था। दूसरा, इनमें आग लगने का खतरा बना रहता था। और तीसरा क्या था कि विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका जो है बनी रहती थी और इन आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की गई थी। तो इसमें तीन क्या क्या कारण था कि जिसके कारण क्या था कि गरीबों के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपाय किया जाने लगा। तो पहला कारण क्या था कि जो झोपड़पट्टियाँ होती थी, इस चित्र में देख सकते हैं कि एक लंदन के एक झोपड़पट्टी का चित्र है, कब का है, और ये 1889 का है ना, कि इसमें मजदूरों के आवासीय में घनत्व एवं साफ सफाई की किस कदर कमी है। तो तीन कारण था कि शहर के गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो वहाँ के सरकार थे उन्होंने ध्यान दिया। तो क्या हुआ कि पहला तो था कि एक कमरे वाले मकान को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। दूसरा, इसमें आग लगने का खतरा था। और तीसरा, विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका जो है बनी रहती थी। लंदन की भीड़ भरी बस्तियों को कम करने के लिए खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी कम करने और शहरों को योजनानुसार बसाने की कोशिश की गई। लंदन का गिर्द हरित पट्टी विकसित करके देहात और शहर की दूरी को कम करने के उपाय किए गए। अवधारणा को वास्तुकार और योजनाकार एवनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी या बगीचों का शहर का नाम दिया, जिसमें साझा बाग बगीचे लगाए गए, पर ऐसे मकान केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे। तो क्या हुआ कि लंदन की जो भीड़ भरी बस्ती थी इसको कम करने के लिए, खुले स्थानों को हरा भरा बनाने के लिए शहर को योजनानुसार बसाने की कोशिश की गई। और लंदन का जो हरित पट्टी था, गिर्द हरित पट्टी विकसित करके देहात और शहर को दूरी को कम करने के उपाय किए गए। यानी कि जो बाहर के जो आउटस्कर्ट्स एरिया थे वहाँ पे बसाए जाने लगा शहर को उधर। तो क्या हुआ, इस अवधारणा को जो आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे और योजनाकार, क्या नाम था, एवनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी, बगीचों का शहर का नाम दिया। और उसमें साझा बाग बगीचे लगाए गए। और लेकिन ये मकान बहुत महंगे थे और ये केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे। तो यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि ये न्यू आर्चविक का है, जो एक बगीचा उपशहर है। इसमें कैसे एक घर बनाओ, एक दो घर बने हुए हैं और यहाँ साझा बगीचा लगा हुआ है। आगे पढ़ते हैं कि विश्व युद्धों के दौरान 1919 से 1940 में मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश राज ने ले लिया और स्थानीय शासन के द्वारा 10 लाख मकान बनाए गए, जो छोटे परिवारों को ध्यान में रखकर निर्मित हुए। इस अवधि में शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम तक नहीं पहुंच सकते थे। अतः शहर के आसपास यानी उप शहरी बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था जो है अनिवार्य रूप से लागू की गई। देशिक जीवन क्षमता को आश्वस्त किया गया और संगठन एवं प्रबंधन द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति को विकसित किया गया। यातायात के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि कर्मचारियों को बड़ी संख्या में कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सके। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन सुरक्षा और पुलिस की आवश्यकता महसूस की गई। तो हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये न्यू आर्चविक का जो है एक बगीचा उपशहर, उसका चित्र। तो इसमें क्या था, इसमें खासियत थी कि इसमें चारों तरफ से बंद हरे भरे स्थान के सहारे एक नया सामुदायिक जीवन जो है विकसित हो रहा था, जिसमें रेमंड अनवित और वेरी पार्कर ने तैयार किया था। तो ये जो न्यू आर्चविक था, जो एक बगीचा उपशहर था, इसको किसने तैयार किया था, रेमंड एनविट और वेरी पार्कर। ये दो नाम याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि रेमंड एनविट और वेरी पार्कर ने क्या बनाया था, न्यू आर्चविक, जो एक बगीचा उपशहर था। परिवहन व्यवस्था आवासीय क्षेत्रों के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई, जिससे बृहद जन परिवहन प्रणाली का निर्माण हुआ। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों की जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ा और जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन भी आया। शहरों में आवागमन की सुविधा बढ़ी और लंदन के भूमिगत जो थे रेलवे ने आवास की समस्या को भी हल किया, जिसके जरिए लोग भारी संख्या में शहर के विभिन्न छोर तक पहुंच सकते थे। यानी कि शहर से थोड़े दूर दूर जगहों पर आवास क्षेत्र बनाया गया और वहां से परिवहन के लिए भूमिगत रेलवे जो है बहुत कामगार या मददगार सिद्ध हुई। दुनिया के सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ था, 10 जनवरी 1863 को हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिगत रेल मतलब मेट्रो। जो मेट्रो रेल की जो है पहले खंड का शुरुआत कब हुआ था, उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया था। यह रेल लाइन लंदन की पैडिंगल से कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। तो ये कहाँ से कहा जाती थी, लंदन की पैडिंगल से कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। और पहले दिन जो थी इसकी यात्रियों की संख्या 10,000 थी। 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था और जिसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे।
चार्ल्स डिकेंस जो एक बहुत ही फेमस राइटर है, ऑथर है, उन्होंने अपने किताब में 1848 में लिखा कि भूमिगत रेल के कारण मकान जो है गिराए गए, सड़कें बंद हुई तथा लंदन के गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ दिया गया, और पर इन अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे सफल हुई और 20वीं शताब्दी के आने तक जो है न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो जैसे विशाल महानगर ने अपनी एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की, जिसे लेकर उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ा जा सका। यानी कि 20वीं शताब्दी तक आने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर, जापान का टोक्यो और शिकागो जैसे विशाल महानगर अपने एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को स्थापित किया, जिसे लेकर उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ा सकता है। तो यहाँ पे एक आप चित्र है, इसमें देख सकते हैं कि ये गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन है। तो गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए जो है लंदन अंडरग्राउंड का एक एडवर्टीजमेंट है, और ये सन 1900 के आसपास जो है एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया गया है ना। तो इस चित्र में क्या है कि इस चित्र में श्वास अवरोधन गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन सन 1900 आसपास का विज्ञापन में लोगों को हरे भरे कम भीड़ वाले सुंदर उपशहरी इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। तो इसमें क्या है, इसमें खासियत क्या थी कि लोगों को हरे भरे कम भीड़ वाले सुंदर उपशहरी इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। और जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से शहरों में सामाजिक परिवर्तन भी आए। समर्थ, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाए, शहरों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया, जिसे सामाजिक व्यवस्था को भी एक नया आकार प्रदान किया। तो सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पढ़ते हैं व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या है कि व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जिसे समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन क्या था कि शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति है और शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। सघन जनसंख्या के यह स्थल जहाँ कुछ मनुष्यों के लिए अवसर प्रदान करता है, वहीं यथार्थ में यह अवसर केवल कुछ व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। परंतु इन बाध्यताओं के बावजूद शहर जो है समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। तो शहर क्या है, जो है किसी समूह पहचान के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाता है। और इसका क्या क्या कारण है, तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि प्रजाति, धर्म, नृजातीय, जाति, प्रदेश तथा समूह शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। और वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है, और उनमें से एक ओर सह अस्तित्व की भावना जो है उत्पन्न करता है, तो दूसरी ओर प्रतिरोध की भावना। अगर एक ओर सह अस्तित्व की भावना है तो दूसरी ओर पृथक्करण की प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय बदलने के उपाय में बदल गए। और इस प्रकार के मोहल्लों के क्या कहलाए, घेटो कहलाए। यानी कि जो एक तरह के लोग थे वो एक साथ रहना पसंद करते थे, और जो दूसरे लोग थे दूसरे तरह के, उनसे वो क्या करते थे, थोड़ा दूरी अपनाते थे। और इसीलिए क्या हुआ था कि परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय बदलने के उपाय बदल गए, और इस प्रकार के मोहल्ले को घेटो कहते हैं। तो हम लोग घेटो की परिभाषा यहाँ पे पढ़ेंगे कि घेटो जो था सामान्यतः ये शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भ में एक विशिष्ट धर्म, नृजाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। तो घेरोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना और सामुदायिक दंगों को एक विशिष्ट देशिक रूप देते हैं। आगे क्या है कि शहरों में जो है नए सामाजिक समूह बने और सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपादेयता एवं स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया। जहां पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वहीं ये बंधन जो है ढीले पड़ने लगे। एक और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए और महिलाओं के मताधिकार आंदोलन एवं विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से महिलाएं 1870 ईस्वी के बाद से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई। समाज में महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आए। उनके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता दी। ऐसी परिस्थितियां महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुई है तो कहीं बाधक। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय पश्चात देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। कहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पाश्चात्य देशों की महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। और एक दूसरे प्रकार का उदाहरण है कि जहाँ महिलाएं अपने अस्मिता में परिवर्तन लाने में सफल हुई तो वो क्षेत्र था उपभोक्ता विज्ञापन। अधिकतर शहरी समाज में महिलाएं घरेलू उपयोग के वस्तुओं का निर्णय लेती है, अतः विज्ञापनों ने जो है उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच के प्रति संवेदनशील बनाया। शहरों की बढ़ती आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन जैसे चार्टिंग,
जो सभी वयस्क पुरुषों के लिए चलाया गया आंदोलन था। और 10 घंटे का आंदोलन, कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चला आंदोलन, और में भी पुरुषों भी बड़ी संख्या में एकजुट हुए तथा व्यवसायी वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान एवं गतिशील एवं प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, साख बिल का विनिमय, बीमा अनुबंध, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एकाधिकार आदि इस पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही और ये एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेसेज फेयर क्या था। तो लेसेज फेयर जो है वो आर्थिक उन्मुक्तवाद था जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं था एवं यह पूंजीपतियों को पूरी तरह से स्वतंत्र थे। नए मिल मालिक वास्तव में पहले औद्योगिक पूंजीपति थे जिन्होंने संपदा, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव स्वयं अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं अध्यवसाय से अर्जित की थी। इस प्रकार का प्रभाव विशेषकर इंग्लैंड की राजनीति पर पड़ा। मध्यम वर्ग कौन थे कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। ये विभिन्न रूप में कार्यरत रहे जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई। श्रमिक वर्ग, तो श्रमिक वर्ग कौन थे कि आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का। सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर आए। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग जो लगभग भूमि विहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर पलायन हुआ और इसी क्रम में औद्योगिक नगर जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर, शोकिंद आदि अस्तित्व में आए और इन शहरों में श्रमिकों की संख्या जो है अधिक थी और चूंकि लोक कल्याण की भावना की कमी थी अतः इन शहरों में नई समस्याओं को जन्म दिया जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीनता। अतः श्रमिक वर्ग ने अपने हित की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघ कायम किया। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि शहरों में जो था एक आधुनिक शहरों में जो है पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। तो जब पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ तो दूसरी ओर क्या हुआ कि श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ और दो क्या थे, दोनों परस्पर विरोधी वर्ग थे। क्यों? क्योंकि जो श्रमिक वर्ग थे वो लोग कौन थे कि वे जो मुख्यतः कृषक वर्ग थे जो शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर पलायन कर गए थे और इसी क्रम में जो थे औद्योगिक नगर जैसे थे मैनचेस्टर, लंकाशायर, शोकिन आदि जो है अस्तित्व में आया। लेकिन क्या थी कि शहरों में श्रमिक संख्या अधिक थी, इसीलिए लोक कल्याण की भावना में कमी थी और इसीलिए शहरों में विभिन्न प्रकार के लोक कल्याण की भावना किसमें कम थी, जो पूंजीपति वर्ग थे उनमें। तो उससे क्या था कि नई नई समस्याओं को जन्म दिया। तो पहला जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बेरोजगारी में वृद्धि हो गई क्योंकि श्रमिकों की संख्या ज़्यादा हो गई और स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीनता दिखाई। श्रमिक वर्गों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए अब क्या श्रमिक संघ बनाना शुरू कर दिया और बाद में संसद के द्वारा कुछ फैक्ट्री एक्ट भी बनाए गए। जब उनके द्वारा विरोध होने लगा तो कुछ फैक्ट्री एक्ट्स भी बनाए गए। इंग्लैंड में 1825 में सरकार को मजदूरों के वेतन बढ़ाने तथा काम के घंटे कम करवाने के लिए संगठित ढंग से काम करने का अधिकार को है स्वीकार करना पड़ा। चूंकि इन नियमों का पालन नहीं हुआ अतः श्रमिकों की दशा में सुधार नहीं ला जा सका। लेकिन जो है मजदूर आंदोलन तीव्र हुआ और ये ट्रेड यूनियन बनाकर अपने को संगठित करने लगे। तो जब श्रमिकों की दशा में सुधार नहीं होने लगा तो जो मजदूर थे वो आंदोलन तीव्र होने लगे और इसी तरह जो ट्रेड यूनियंस जो है बनाकर ये अपने आप को संगठित करने लगे। तो आगे है औपनिवेशिक भारतीय शहर बम्बे, इसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको पार्ट 1 में पब्लिश किया जाएगा और औपनिवेशिक भारतीय शहर बम्बे को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और आपने क्या सीखा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।